एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो जैसे हमें हमारे बड़े कहते हैं ना कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, ये बुक्स पढ़ने से बच्चा हमें इतनी ज्यादा नॉलेज मिलती है ना कि हम बता नहीं सकते। इतना तो हम डिस्कस करके या वैसे नहीं समझ पाते जितना हम बुक से अगर दोस्ती कर लेना तो हमें इतनी नई नई चीजें पता चलती हैं। और अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आपको सच में बुक्स को पढ़ना चाहिए कि आपको पता चलेगा कि पहले के लोग कैसे ब्यूरियल्स करते थे, कैसे वो लोग रहते थे, कौन सी चीजें पढ़ते थे, ठीक है, कैसे रहते थे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी इन्हीं चीजों पे बेस है। हालांकि ये वीडियो आपके लिए काफी लंबी हो सकती है, पर अगर आपने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और आप जानने के इच्छुक होते हैं तो आपको ये लंबी वाली वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल अस, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक लड़की के बारे में दिखाया जा रहा है। देखो, एज द बेल रंग, जैसे ही घंटी बजती है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। टीचर उनको बोलता है कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ, बिकॉज दे वर गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जो ये छोटे बच्चे थे और पहली बार ये लाइब्रेरी जा रहे थे। व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जब मैरी अंदर गई, शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम, कि लाइब्रेरी तो उनके क्लासरूम से भी बहुत बड़ी है। एंड देयर वर सो मैनी स्लैब्स, तो उसमें बहुत सारी जो अलमारियां हैं, ठीक है, किताबों से भरी पड़ी है सारा, ठीक है। इन वन कॉर्नर वॉज अ कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। अब उसने देखा कि कोने में एक अलमारी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी, ठीक है। इन वन कॉर्नर देयर वॉज अ कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, वो वॉल्यूम्स होता है किताबें, पुरानी किताबें। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, द टीचर सेड, जैसे ही वो उसको देखने की कोशिश कर रही थी, उसकी टीचर ने कहा, दैट कपबोर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक ऑन डिफरेंट रिलीजन्स, कि ये जो कपबोर्ड में जितनी किताबें हैं ना, ये हमारे जितनी पुरानी धार्मिक जो ग्रंथ है उनके बारे में है या उनकी किताबें हैं। डिड यू नो व्हाट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास, क्या आपको पता है कि वेदों का एक संग्रह भी है, कि हमारे पास जो वेद पुराने टाइम में जो लिखे गए वेद हैं उनका भी एक हमारे पास कलेक्शन है। देयर आर व्हाट आर द वेद्स, कि वेदास होते क्या हैं। तो देखो, हमारी जो हिस्ट्री है वो हमें ये बताती कि हमारे टाइम, इस टाइम से पहले, बहुत पहले वेदास लिखे गए थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद लिखे गए थे, जिनमें भगवान जी के प्रति या किसी चीज के भी प्रति बहुत सारे मंत्र हैं, ठीक है, जो आजकल हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं उनके मंत्र हैं। जितने भी, अगर कोई बीमारी है उसको ठीक करने के मंत्र भी हैं और साथ साथ उनका समाधान भी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदों के बारे में सुना होगा। देयर आर 4, अब क्वेश्चन यही बनता है कि वेद कितने हैं। 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद, ठीक है। हिंदी में तो इनको यही प्रोनाउंस करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। वैसे इसमें बोलते हैं ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अर्थवेदा। द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेदा, जो ओल्डेस्ट वेद है हमारा वो ऋग्वेद है, ठीक है। कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स एगो, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, ठीक है। लिखा नहीं गया, इसको इनको लिखते नहीं थे, ये तो बाद में लिखा गया, क्योंकि ये फिर सब भूल जाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ जो हमारे ऋषि होते थे वो अपने शिष्यों को सिखाते थे, ठीक है, उनको याद करवाते थे। इसका कहीं रिटर्न फॉर्म नहीं था। बाद में सोचा कि अगर कहीं ये गुप्त हो जाएंगे या लुप्त हो जाएंगे, कोई इनको याद नहीं करेगा, कोई उनको नहीं दोहराएगा, इसलिए बाद में 200 साल का ही ये काम था, जिसने पहले कि इनको क्या किया, रिटर्न फॉर्म में रख दिया गया। सो ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा, कंपोज अबाउट 35 years ago. The Rigved includes more than 1000 hymns called सुक्त और वेल सेड। उसमें जो ऋग्वेद है उसमें प्रार्थनाएं हैं, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन हिम्स को प्रार्थनाएं बोलते हैं बेटा, प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। और सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला हुआ, और इन प्रार्थनाओं को बोलते हैं सुक्त, जिसको कहते हैं जो अच्छी तरीके से बोला जाए, ठीक है। सो ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सुक्त और वेल सेड, कि इनको अच्छे तरीके से गाया जाए, बोला जाए। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस, और जो प्रार्थनाएं हैं ना, ये इसमें जो मंत्र है, प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, वो प्रेजेस है, प्रार्थनाएं हैं, प्रशंसा है या उनकी स्तुति है, कि इनकी हमारे जो विभिन्न देवी देवता हैं उनके बारे में। सो 3 गॉड्स आर इंपॉर्टेंट, 3 जो देवता है बहुत इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद काल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट देवता है ऋग्वेदिक काल के। सो अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, जिसको अग्नि है वो गॉड ऑफ फायर है, ठीक है।
जो अग्नि है, आग के देवता है। इंद्र ए वॉरियर गॉड, कि जो युद्ध में जाते थे वो इंद्र को पूजते थे, ठीक है। एंड सोम, सोम अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। अब सोम एक पौधा है जो एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता था उससे, ठीक है। सो दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेज प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेब, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। अब देखो मैंने बोला था कि ये कहीं लिखे हुए नहीं थे, ऋषि ने अपने गुरु से सीखा, फिर उस गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया, ठीक है। और क्या करवाते थे वो लोग, बच्चों को मेमोराइज कराते थे। ये जैसे हम कविताएं बोलते हैं ना, ऐसे वो रिसाइट करते थे, इनको याद करते थे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, की बिल्कुल बहुत केयर से। आप जहाँ पे रुकना है वहां रुकना है, जहां बोलना है वहां बोलना है, जहां एक लय में गाना है उसको लय में गाना है। तो इसको बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर बच्चों को मेमोराइज और रिसाइट करवाया जाता था। अब वहां बच्चे नहीं थे, वहां पे स्टूडेंट्स थे, उनके शिष्य थे। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज टोट एंड लर्न बाय मैन। अब जितने भी ये प्रार्थनाएं थी ना, उनको आदमियों के द्वारा, मतलब जो पुरुष लोग थे, उन लोगों ने वहां पे उनको लिखा, सिखाया, ठीक है, टीच किया। अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन। अब कुछ ऐसी साध्वी औरतें भी हुई जिन्होंने इनको इन ऋग्वेदा में अपने जो उनको कंपोज किया। द ऋग्वेद इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, ठीक है। जो ऋग्वेद है वो एक पुरानी वैदिक संस्कृति है, ठीक है। ऋग्वेद इज अ ओल्ड वैदिक संस्कृति विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। अब देखो जो आप संस्कृत अब पढ़ते हो ना, उस संस्कृत में और जो पहले की संस्कृत है उसमें बेटा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इस संस्कृत को आप फिर भी आप हिंदी से थोड़ा सा रिलेट करती है, आप समझ जाते हैं कि एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। पर उस संस्कृत को पढ़ने के लिए प्रॉपर आपको पहले पूरा उसकी, जैसे कहते हैं कोर्स करना है, कोर्स करना पड़ेगा, तब आपको वो वाली संस्कृत आएगी। नाउ संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। अब यहां बताया गया है कि संस्कृत, ठीक है, संस्कृत को क्या माना जाता है, एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। सम इंडियन लैंग्वेज सच एज असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेज सच एज पर्शियन, मैन यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। इंडो यूरोपियन की लैंग्वेज है का पार्ट है संस्कृत, और उसी का ही पार्ट है असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियन लैंग्वेजेस। और जो हमारी यूरोपियन लैंग्वेजेस भी हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, वो भी इसी वाली जो इंडो यूरोपियन फैमिली है उससे बिलोंग करती है। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज द ओरिजिनल हैज had words in common। अब क्यों कहा गया है कि ये इसी फैमिली से है, क्योंकि बहुत सी ऐसी वर्ड हैं, जैसे संस्कृत है, संस्कृत में जो माँ होती है उसको मार्तु कहा जाता है, ठीक है, मार्तु, हाँ मार्तु कहा जाता है। उसी को हिंदी में माँ कहते हैं और इंग्लिश में मदर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इनमें, इसलिए इनको कहा जाता है कि संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है, पर्शियन और मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस। नाउ नेक्स्ट है द बुक वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो बुक हम पढ़ते हैं, जो अभी हम प्रिंटेड फॉर्म में उनको पढ़ते हैं, द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। उनको पढ़ा नहीं जाता था, उनको रिसाइट किया जाता था और सुना जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज का फर्स्ट कंपोज। पहली बार जब उसको गाया गया ना ऋग्वेद को, उसके बहुत सेंचुरीज बाद इसको लिखा गया। क्योंकि होता है ना, अगर आपको कोई चीज आती है, ठीक है, मेरे बाद मैं अपने बच्चों को, ठीक है, वो भी कर दूंगी, डिलीवर कर दूंगी, बेटा ऐसे करना, ठीक है, या ऐसे ये प्रार्थना करना। फिर क्या होता है, बाद में क्या होता है, मेरे बच्चों ने अपने बच्चों को बताया, पर कुछ टाइम बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आता है कि उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और वो धीरे धीरे उस चीज को उस वाले डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाते। तो फिर बाद में उसको रिटर्न फॉर्म में कर दिया जाता है कि अब इसकी जरूरत जिसको भी पड़ेगी तो वो इसको ऐसे पढ़ लेगा। सो इसीलिए जो ऋग्वेद है उनको 200 साल पहले, ठीक है, 200 साल पहले उनको रिटन फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में डाल दिया गया कि अब तो इनको सब कोई पढ़ सकता है। सो हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब जो हिस्टोरियन है, हमारे जो इतिहासकार है, वो कैसे इसको पढ़ते हैं या इसी कैसे स्टडी करता है ऋग्वेद की। सो हिस्टोरियन क्या होते हैं, जो बेटा पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब उनको वो अपने जो सोर्सेज है वो रिटन फॉर्म में भी देखते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट तो चीजें मिल गई, उनके बारे में रिसर्च करेंगे, पर हिस्टोरियन क्या होते हैं, जो रिटन फॉर्म में भी सोर्स होते हैं ना, वो उनको भी खंगालते हैं।
कि एक्चुअल में क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, क्या इसके बारे में एक नई स्पेशल बात है. सो हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन written source as well. Let us see how they study the Rigveda. चलो देखते हैं कि वो ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करते हैं. Some of the hymns in Rigveda are in the form of dialogues. अब जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं वो डायलॉग्स हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसे डायलॉग्स के फॉर्म में है. This is part of one such hymns, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers. अब देखो ऋग्वेद का ही एक छोटा सा इन्होंने एक पार्ट उठाया है, उसमें क्या देखा है कि उस डायलॉग्स के बारे में है, और डायलॉग्स किस किस के बीच में है, एक साधु है विश्वामित्र नाम से, और दो रिवर हैं. अब देखो यहाँ रिवर जो है ना, ब्यास और सतलुज, जिनको आज हम एक फ्लो के रूप में देखते हैं, वो उस टाइम एज अ ह्यूमंस प्रेजेंट की गई हैं. सो ब्यास और सतलुज ये दो नदियां और विश्वामित्र के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है. दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस, और उनको कैसे माना जाता था, देवी देवताओं के रूप में, देवी के रूप में उनको माना जाता था, पूजा जाता ब्यास और सतलुज नदी को. नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, अ पेज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा. दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर. तो देखो जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी वो किस पे लिखी जाती थी, बर्च बार्क पे, ठीक है. और कहाँ पाया जाता है ये ऐसा पेड़, ये पाया जाता है कश्मीर में. अबाउट 150 years ago it was used to prepare one of the earliest printed texts ऑफ ऋग्वेदा. सबसे पहले इसी छाल का प्रयोग किया गया ऋग्वेदा को लिखने के लिए. एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, इट इज द नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र. अगर आपको भी मौका मिले पुणे महाराष्ट्र जाने का, वहां लाइब्रेरी है, वहां पे इसको अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है. नाउ अब देखो ये पूरा एक सिनेरियो है, पूरा एक कन्वर्सेशन है बिटवीन टू रिवर्स और विश्वामित्र के बारे में, ठीक है. सो ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस. या पढ़ लेना, एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बस बताया गया है कि ऋग्वेदा में कैसे होता था और कैसे नहीं था. सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरी एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन ह्यूम्स. अब इन सभी नदियों का देखो सबका नाम है, ये नहीं कि आज से फ्लो कर रही, ये बहुत पुराने टाइम से है, ठीक है. तो इंडस की और इंडस के बारे में, इंडस की ट्रिब्यूटरी के बारे में, सरस्वती के बारे में, सबके बारे में प्रार्थनाओं में लिखा गया है. गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस. गंगा और यमुना का केवल एक बार ही नाम आया है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, cattle, horses and chariots. There are many prayers in Rigveda for cattle, children and horses. अब देखो ऋग्वेद में ना जो प्रेयर्स है वो किसके लिए लिखी गई हैं, वो है पशुओं के लिए, बच्चों के लिए और घोड़ों के लिए, ठीक है. किसके लिए है बच्चों, खासकर है कि जो हमारे मवेशी हैं वो बहुत सारे हो, मतलब हमारे पास बहुत सारे पशु पक्षी हो, ठीक है. चिल्ड्रंस, हमारे बच्चे अच्छे से रहें. और घोड़ों को प्राप्त करना मतलब घोड़े होना एक ऑनर की बात मानी जाती थी. सो हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल व्हिच वर फॉर टू कैप्चर कैटल. अब क्या हो जाता है कि उनको हॉर्सेस से इतना लगाव था कि घोड़ों को ना लड़ाई में रथ खींचने काम में लगाया जाता था. और इन लड़ाइयों में जो कैटल्स वो जीत कर लाते थे ना, लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी. अब क्या है, वहां जो लड़ाई हो रही थी वो किसके लिए हो रही थी, पशुओं के लिए, कितने ज्यादा पशुओं को इकट्ठा किया जा सके. और उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए उनको घोड़ों की आवश्यकता थी, ठीक है. तो ये देखो आज के टाइम की बैटल में और पुराने टाइम की बैटल में कितना जमीन आसमान का फर्क है. कि पहले की जो लड़ाइयां हैं वो किसके लिए होती थी, कि मेरे पास ज्यादा मवेशी हो, मवेशी मतलब कैटल्स हो मेरे पास बहुत ज्यादा, मैं घोड़ों का ओनर बनूं, मेरे पास बहुत सारे घोड़े हो, ठीक है. सो बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड. अब जमीन के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी, विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पेस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपन क्विकली. अब देखो आपके पास बहुत सारे जानवर हैं, कैटल है, अब क्या होगा, अब उसके लिए आपको जमीन भी तो जरूरत पड़ेगी ना. उनको कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे, कोई उनको खाना थोड़ा ना खिलाओगे आप, घास फूस या जो भी ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स है उनके बाद उनको ही, उनके लिए तो आपको जमीन चाहिए. तो इसलिए वो लड़ाई भी जमीन के लिए भी करते थे कि वो जमीन के लिए लड़ाई करेंगे, अच्छे उनको कैटल्स मिले, उनको जगह मिलेगी, ठीक है. और जैसे ही जल्दी तैयार उन फसलों को उपजाया जा सकेगा ताकि उनके जो कैटल्स हैं उनको खाना मिल सके. तो सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल. और कुछ जो लड़ाइयाँ थी वो पानी के लिए भी होती थी,
ठीक है, और कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी जो लड़ाई है वो लड़ी जाती है। तो यहाँ पे तीन चार कारण दे रखे हैं हमारे पास कि पहली बात है कि जो प्रेयर्स है, उन जो ऋग्वेद की प्रेयर्स है वो कैटल्स, चिल्ड्रंस और हॉर्सेस के लिए है। हॉर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम कि वो जो उनका रथ है उसको खींचेंगे, ठीक है, बैटल्स में यूज होंगे वो, ठीक है। बैटल्स क्यों होती थी? लैंड के लिए होता था, ठीक है। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड फॉर कैटल्स एंड टू कैप्चर पीपल। Some of wealth that was obtained was kept by the leader, some was given to the priest and the rest was distributed among the people. अब देखो, जो भी वो लड़ाई से जीत कर लेके आते थे धन संपदा, ठीक है, उसको कुछ तो वो अपने पास रखते थे, कुछ को वो पुजारी होते थे, पुरोहित होते, उनको दे देते थे, और कुछ लोगों को जो अपने आसपास के लोग थे उनमें बांट देते थे। Some wealth was used to perform of यज्ञास or sacrifice in which offering were made into the fire. और कुछ वो जो सामान था ना, जो उनके पास धन संपदा थी, उसका यूज करते थे वो यज्ञ करने में, यज्ञ, हवन, बलि, इन सब चीजों में वो यूज करते थे, ठीक है। और फायर उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। उन्हें लगता क्या था, हमेशा से ये मानते हैं कि जो अग्नि देवता है ना, वो एक ऐसे देवता है जो प्रेजेंट रूम में जैसे ही आप उनको हम फायर को जलाते हैं, तुरंत अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये मीडियम का काम करते हैं, हमारा जो भी हम उनको ऑफर करते हैं वो गॉड तक पहुंचाने में। सो दीज वर मीट फॉर गॉड एंड गॉडेस। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन, इन सम केसेस एनिमल। अब ऑफरिंग में क्या क्या देते थे? घी, अनाज, और कभी कभी एनिमल्स को भी आहुति दे देते थे कि ये मैं भगवान को चढ़ाना चाहता हूँ और ये भगवान के पास फायर से पहुंच जाएगा, ठीक है। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वर्स, और जो बहुत सारे लोग हैं वो इन लड़ाई में पार्ट लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, अब कोई ऐसे रेगुलर आर्मी नहीं थी, ठीक है, बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वार। अब वहां एक असेंबली होती थी जहां लोग मिलते थे और जो शांति है, जो लड़ाई होनी है, उसके बारे में डिस्कस करते थे। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर। अब देखो, वो अपना लीडर भी चुनते थे जो कैसे होते थे, वो बहादुर होते थे और उनको बहुत सारी युद्ध कलाएं भी आती थी, ठीक है, वो अपना लीडर चुनते थे। पर आर्मी का कोई रेगुलर सेशन नहीं था, सिर्फ असेंबली होती थी जहां पे लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे कौन से मैटर, वॉर के और पीस के, कि भाई कहाँ लड़ाई करनी है, कहाँ से संधि करनी है, ठीक है। अपना वो लीडर चुनते थे और जो लीडर था वो हमेशा ब्रेव, मतलब ब्रेव को, और जो अच्छी लड़ाई करना जानता है उसको चुनेंगे, ठीक है, नाम है। फिर उसके बाद है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब जो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, कि अब उनको लोगों के बारे में क्या क्या वर्ड यूज किए जाते थे। सो देयर आर सेवरल वे टू डिस्क्राइबिंग पीपल। अब बहुत सारे तरीके थे लोगों को बताने के, लोगों की विशेषता बताने में। इन टर्म ऑफ देयर वर्क दे डू, कि वो लोग कैसा काम करते थे। द लैंग्वेज दे स्पीक, कौन सी भाषा वे बोलते थे। द प्लेस दे बिलोंग टू, वे किस जगह पर रहते थे। एंड देयर फैमिलीज, देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिस, वो कैसा धर्म मानते थे, किस कम्युनिटीज में रहते थे। तो ऐसे उनको डिस्क्राइब किया गया हुआ था। सो लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में बताया गया कि कैसे लोगों को किन नामों से जाना जाता था। सो देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ देयर वर्क। दो ग्रुप थे जिनको डिस्क्राइब किया था उनके काम के हिसाब से। प्रीस्ट वो ब्राह्मण होते थे जो रिचुअल परफॉर्म करते थे, जो राजा के लिए पूजा करते थे, ठीक है, राजा के लिए पूजा करते थे, उनको सलाह देते थे, तो ये थे प्रीस्ट। और दूसरा था राजा खुद। तो दो तरह के ग्रुप हो गए, एक है प्रिस्ट, जो जिसको ब्राह्मण भी कहा गया है, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल, और दूसरा हो गया राजा, ठीक है। सो दो इंपॉर्टेंट ग्रुप थे, प्रिस्ट एंड राजा। सो दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये राजा ऐसे राजा नहीं थे जिनके बारे में आपने पढ़ा है। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, प्लेसेस ऑफ आर्मी, और नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। ये कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे जैसे हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। ये कैसे राजा थे कि ये ना तो बड़ी बड़ी अपनी पूरा बड़ा बड़ा अपना एम्पायर रखते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ना ही महलों में रहते थे, और ना इनके पास कोई आर्मी थी, और ना ही ये कर वसूलते थे। हमने राजा वही पढ़े हैं ना कि जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ी आर्मी रखे हुए हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा नहीं था। पहले वाले राजा ऐसे नहीं थे। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा। अभी अभी पीछे हमने पढ़ा है कि वो लोग चूज करते थे अपने लीडर को जो हो ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर। तो यहाँ भी यही था, ऐसा नहीं है मैं अभी राजा बना हूं तो जो मेरा बेटा है वो अब राजा बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो चूज करते थे कि अगर ये ब्रेव है, इसके अंदर वॉरियरफुल स्किल्स हैं, तो यही राजा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सो टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कम्युनिटी एज अ होल। और अब ये हो गए ऊपर वाले जो
इंपॉर्टेंट जो लोग थे। अब जो नीचे जो लोग थे, जो प्रजाजन थी, उसको क्या बोलते थे? सो वन वॉज द वर्ड जना विच वी यूज स्टिल इन हिंदी। जन, जिसको हम आज भी यूज करते हैं, जना, उनको जन कहा जाता था, जन, ठीक है। एंड द अदर लैंग्वेजेस, द अदर वॉज विश, उनको विश और जन, ये दो वर्ड कहा जाता था। द वर्ड विश्य कम्स फ्रॉम विश, ठीक है, जो वेश्या होते हैं ये विश वर्ड से ही निकला है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। सेवरल विश और जन आर मेंशन बाय नेम, और कुछ जो विश और जन है उनको उनके नाम से मेंशन किया गया है। सो वी फाउंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारत जना और विश, और यदु जना और विश। अब देखो ये नाम है, पुरुजन, ठीक है, भारत जन, वेदुजन, ठीक है, ये है, सो ऑन है। Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Arya। अब जो लोग ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखते थे ना, वो अपने आप को आर्य समझते थे। देखो, आर्य पुत्र, आर्य पुत्र आपने सुना होगा ना कई बार, तो वो अपने आप को एज ए कि मैं बहुत महान हूं, ठीक है। और जो दूसरे जो उनके ओपोनेंट होते थे, उनको वो दस्यु दास कहा कहते थे कि भाई अच्छा तू तो हवन करने के, पूजा करने के लायक ही नहीं, तो तू दस्यु है। सो दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। और जो दस्यु होते थे, जो जिनको ये दास बोल रहे हैं, वो लोग ऐसे लोग थे जो कभी भी सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज बोलते थे। लेट द टर्म दास, फिर दास आ गया, औरतों के लिए दासी आ गया। टू केम टू मीन स्लेव, मतलब जो दास बना ले जाते हैं ना, जो गुलाम बना ले जाते हैं, उनको फिर दास और दासी, मतलब इनके लिए भी लड़ाई होती थी, जितने दास जिसके पास होंगे वो उतना ही महान होगा, ठीक है। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन वर ऑफन कैप्चर इन वॉर। अब इन दास को ही, ठीक है, इन दास को ही लड़ाइयों में कैप्चर किया जाता था, कि अपने काम के लिए, हर प्रकार के काम के लिए, किसी छोटे काम के लिए, बड़े काम के लिए भी इन छोटे लोगों को या इन गुलामों को कैप्चर किया जाता था कि ये उनके काम करे, ठीक है। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर। अब देखो, ये उस जिसने इनको जीता है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, चाहे ये उसके साथ कैसा व्यवहार करे, ये उनकी प्रॉपर्टी है। कौन? ये स्लेव्स। Who would make them do whatever work they wanted। अब उनसे वो जैसा उनका मन करेगा ना, वैसा काम करवाएंगे। While the Rigveda was being composed in the northwest of some continent। जो ऋग्वेदा है, वो जो ये जो कॉन्टिनेंट है, उसके उत्तर पश्चिम में हो रहा था उसी टाइम, ठीक है। There were other development elsewhere, let us look at some of these। अब उसी टाइम कुछ और भी हो रहा था। अगर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये ऋग्वेद की रचना हो रही है, कुछ हो रहा है, तो दूसरी जगह तो कुछ और डेवलपमेंट हो रहा होगा ना। अब जैसे मेरे घर में कुछ हो रहा है, किसी और के घर में भी तो कुछ और ही हो रहा होगा। हमारी कंट्री में आज कुछ और हालात है, कुछ और हो रहा है, तो दूसरी कंट्री में कुछ और हालात हो रहे होंगे। तो ऐसे यही है। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। अब खामोश पहरी, साइलेंट सेंटल्स क्या होते हैं? जो खामोश पहरी होते हैं, जो हर चीज को देख रहे होते हैं, काफी लंबे टाइम से है। अब कहानी है पत्थरों की। सो दीज स्टोन्स बाउल्डर आर नोन एज मेगालिथ। जो ये शिलाखंड है, बाउंडर्स क्या होते हैं? जो शिलाखंड है, जो पत्थर हैं बड़े बड़े, उनको कहा जा रहा है महापाषाण, ठीक है, महापाषाण कहा जा रहा है। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरल साइट्स। अब दफनाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो द प्रैक्टिस ऑफ इरेटिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 33,000 ईयर्स एगो। 3000 साल पहले ये होना शुरू हो गया था। सो एंड वर प्रिवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व भारत में और कश्मीर में ये सब चीजें प्रचलित थी, मतलब वहां ये सब होता था ज्यादा, ठीक है। नाउ अब ये देखो कैसे यहाँ पे एक बीच में ये ना इंसान को दफना रखा है, और ये देखो ये कैसा पत्थरों से पूरा ऐसा सिनेरियो बना रखा है। सम इंपॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप टू, व्हाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन सरफेस, अदर मेगालिथ ब्यूरल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। अब देखो, कुछ तो है जो जमीन के ऊपर ही दिखाए गए हैं, और कुछ है जो जमीन के नीचे है, ठीक है। Sometime archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burial beneath। अब कभी कहीं कहीं जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने पाया कि एक सर्कल बना के गोलाकार पत्थर मिलते हैं, और कई बार अकेला एक पत्थर खड़ा मिलता है। तो ये एकमात्र इशारा है कि जमीन के नीचे कब्र है, ठीक है, जमीन के नीचे कब्र है। All these burials have some common feature। अब कुछ कॉमन फीचर्स हैं इनके साथ, जो दफनाए गए हैं या जो burials है जगह है वहां पे। Generally the dead were buried with distinctive pot which are called black and red ware। अब इन कब्रों में ना कुछ सिमिलैरिटीज है।
जो मरे हुए लोग हैं ना उन्हें खास किस्म के मिट्टी के बर्तन में दफनाया जाता था, जिन्हें काले और मिट्टी जो काले और लाल और काले मिट्टी के बर्तन है ना उनमें डाल के उनको दफनाया जाता था। ठीक है। Also found are tools, weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold। और जब उनको दफनाया जा रहा है उनके साथ उनका सामान भी रखा जा रहा है। अब उनके साथ कौन सा सामान है? लोहे के औजार हैं, हथियार हैं, घोड़ों के जो कंकाल है वो हैं, और कुछ सोने और उनके गहने भी हैं, कुछ ऑर्नामेंट है। तो देखो ये सब चीजें ना उनके साथ दफनाई जाती थी, जो जो उनका सामान होता था उसको उनके साथ दफना दिया जाता। और दफनाना क्या था, उनको लाल और काले जो पोट होते हैं उनके अंदर, मटके के अंदर उनको दफनाया जाता था। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू डेथ पर्सन। अब यही माना जा सकता है कि भाई जो भी उनके साथ सामान मिला है तो वो उनका ही होगा। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव। अब कई बार होता था कि बहुत ज्यादा सामान भी मिल जाता था, और कई बार कि किसी एक स्केलेटन के साथ कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बार देखा ब्रह्मगिरी के में कि स्केलेटन वाज ब्यूरिड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 conch shell। अब ब्रह्मगिरी में एक उनको ब्यूरल मिला जहां पे उन्हें क्या मिला कि एक कब्र के साथ ना 33 सोने के जो उनको ब्रेड थे, शंख थे, और दूसरे कंकाल के साथ सिर्फ मिट्टी पाई गई। ठीक है, दूसरे कंकाल के साथ सिर्फ मिट्टी पाई गई। सम वर रिच, अदर पुअर, सम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग भाई सरदार थे, और दूसरे उसके फॉलोअर्स थे। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। और कई बार क्या होता है कि एक कब्र में एक से ज्यादा स्केलेटन भी मिलते थे। सो दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली वर ब्यूरिड इन द सेम प्लेस थ्रो नॉट टू दैट सेम टाइम। कि एक साथ तो नहीं मरे होंगे, पर जब जब मरे होंगे तो ठीक है ये उसकी फैमिली का है तो उसी की फैमिली को उसमें भी दफना दिया। सो द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। बाद में पोर्ट होल्स के रास्ते उनको उसी में दफना देते थे। स्टोन सर्कल्स एंड बाउंडर्स प्लेस ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोर्ट टू फाइंड द ब्यूरल साइट। कि हाँ यहाँ पे एक पत्थर गाड़ दिया कि हाँ ये क्या है, ब्यूरल साइट है, so that people could return the same place whenever they wanted to। अब उस पे कोई निशान भी या कुछ ऐसा साइन कर देते ताकि क्या हो, उन लोगों को पता चल जाए कि अच्छा ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, तो यही है। नाउ नेक्स्ट है फाइंड इनाम गांव। बहुत इंपॉर्टेंट है जो नाम है ब्रह्मगिरी में क्या मिला, इनाम गांव में क्या मिला। सो यहाँ पे इनाम गांव के बारे में है। इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोड। ये गोड रिवर के पास है और ट्रिब्यूटरी है किसकी, भीमा की। तो जो भीमा की ट्रिब्यूटरी है कौन है, गोड। ठीक है, ये ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा वन लाइनर में। फिर आप कहते हो पता नहीं कहाँ से आ गया। इनाम गांव कहाँ पे है, इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोड एंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 years ago। Here अडल्ट वर जनरली ब्यूरिड इन द ग्राउंड। अब क्या होता था, यहाँ पे अडल्ट को ब्यूरिड किया जाता था लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब उनका जो सर है ना वो नॉर्थ की तरफ करके उनको दफनाया जाता था। समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउस। ठीक है, कई बार क्या होता था जो ब्यूरियल्स होते थे, जो मुर्दे होते थे, वो हाउस घर के अंदर ही दफना दिए जाते थे। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेंट फूड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। अब हमने देखा कि कहीं किसी को दूर जाके दफनाया गया, कहीं कहीं देखा गया कि घर के बीच में ही दफना दिया गया और खाने पीने का सामान रख दिया गया। ठीक है, सो वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in a courtyard or 5-roomed house इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। अब देखा पांच कमरों का घर था बहुत बड़ा सा, उसके कोर्ट यार्ड में एक आदमी को उसमें दफना दिया गया। ठीक है, सो दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन। अब जो उसके पैर मुड़े हुए थे उस बॉडी के, और उस घर में एक बहुत बड़ा अन्नागढ़ भी था, मतलब जहाँ अनाज रखा जाता वो भी था। ठीक है, ऑक्यूपेशन से था इनाम गांव के लोग क्या काम करते थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सी, मिलेट्स, पीस, सेसमे, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, they have also been found। वहां पे इतने सारे फूड्स पाए गए कि भाई इनके बीज पाए गए या कोई कह लो कोई अवशेष पाए गए। देखा कि एनिमल्स को भी खाते थे क्योंकि उन पे कट का निशान था, दांतों के कट का निशान था उनकी हड्डियों पे। दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट,
sheep, goat, horse, ash, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose, beside birds, crocodile, turtle, crab, fishes. आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से ऋग्वेद के टाइम में ये एनिमल्स थे. There is evidence that fruits such as bear, आंवला, जामुन, dates and a variety of berries were collected. अब यहाँ पे बताया गया है कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियां भी वो लोग कलेक्ट करते थे. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आया होगा. ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एक इसमें थोड़ा सा ये और देख लेते हैं. इट इज इजी टू मेक आउट स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज. अब जो छोटे बच्चे के जो स्केलेटन होते हैं उससे उसका जो छोटे बच्चे का साइज होता है उससे स्केलेटन बनाना इजी नहीं होता. इट इज इजी टू मेक आउट स्केलेटन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज. ठीक है, क्या होता है कि छोटे आकार के आधार पर ना एक बच्चे के कंकाल को आसानी से, अब कंकाल में अगर छोटी छोटी हड्डियां तो पहचान लिया कि हाँ छोटे बच्चे का है. ठीक है, हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ ए गर्ल्स और बॉय. पर ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि ये लड़के का है लड़की का है. छोटा जो बच्चा होता है उसकी बोन से पता तो ये छोटा बच्चा है, पर ये जानना बहुत डिफरेंट हो जाता है कि ये गर्ल्स का है या बॉय का है. सो अब इसमें ये देख लेते हैं. अबाउट 2000 ईयर्स एगो देयर वर फेमस फिजिशियन नेम चरक. एक 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे चरक नाम से, जिन्होंने चरक संहिता भी पुस्तक लिखी है. देयर ही स्टेट दैट ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स. अब उन्होंने उस टाइम बोला था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 360 बोन्स है, हड्डियां हैं, जिसमें शायद उन्होंने कहा कि 200 बोन्स तो बहुत बड़ी बड़ी है. बाद में उन्होंने उन हर चीज को भी गिन लिया, जो हमारी दांत की हड्डियां है, जॉइंट्स है, कार्टिलेज, उसको भी गिन लिया. ठीक है, सो आई होप मेनली यही है. अगर आपने इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग रूप में पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, हिस्ट्री का नाम ही इंटरेस्ट है कि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी. मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ भी आया होगा. तो ऐसी और वीडियोस के लिए बच्चा प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू, कीप वॉचिंग.